नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ईपीएल यानी कि एग्जाम प्रिपरेशन लीग, और लीग फर्स्ट अपन ने पहले सॉल्व कर ली है। आज अपन लोग लीग सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। हर एक लीग में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्पेशली नॉर्थ सेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर ले। और जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन लोग सेकंड लीग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी एग्ज़ाम की पर्पज़ से। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद कर लेना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन को और फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल दीजिए। तब तक इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। द नर्स इज कैरिंग फॉर ए वुमन हु इज HIV पॉजिटिव। देखिए कहानी को हम साथ साथ समझते जाते हैं कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर है और आप ऐसी महिला को आप कैरी कर रहे हैं या फिर केयर दे रहे हैं जो कि क्या है, HIV पॉजिटिव है। आगे की कहानी समझते हैं। द वुमेन्स स्टार्ट हर पीरियड्स। उसके जो पीरियड्स है वो महिला के स्टार्ट हो चुके हैं। देयर इज मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑन द फ्लोर। हो सकता है कुछ ड्रॉप्स जो है ब्लड की फ्लोर पे गिर गई हो। तो फ्लोर पे मेंस्ट्रुअल ब्लड गिर गया है। अब आपको क्या पूछना चाह रहा है वो देखिए। व्हाट सब्सटेंस शुड द नर्स यूज टू क्लीन अप द फ्लोर। इस फ्लोर को क्लीन अप करने के लिए नर्स कौन सा सब्सटेंस यूज करेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल बहुत बार पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। हो सकता है कहानी HIV पॉजिटिव की ना देकर आपको हेपेटाइटिस C का और जो है क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, या फिर अदर कुछ भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि ब्लड स्पिल्स को आपको क्लीन अप करना है तो कौन सा सब्सटेंस आप यूज लेंगे या फिर कौन सा सॉल्यूशन आप यूज लेंगे, तो भी आपका आंसर वही होगा और कहानी भी वही होगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है आपका क्लोरीन ब्लीच, नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्रोक्साइड, नेक्स्ट है बीटाडीन, नेक्स्ट है अमोनिया। तो देखिए अमोनिया तो काम में लेते नहीं है। बीटाडीन जो है वो वुंड्स को जब ड्रेसिंग करते हैं तो उस दौरान बीटाडीन काम में लेते हैं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड वुंड को क्लीन करने के लिए यूज लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका क्लोरीन ब्लीच। जिन्होंने ऑप्शन ए लिखा है या फिर फर्स्ट लिखा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ब्लड स्पिल्स को क्लीन अप करने के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट आता है वो कौन सा होता है, क्लोरीन ब्लीच, और यही यूज लेना होता है। तो ये सवाल आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जब भी आपको पूछा जाए कि ब्लड जो है फ्लोर पे गिरा है और पेशेंट का अपने को पता नहीं है कि उसको HIV है या फिर हेपेटाइटिस है, कुछ भी हो सकता है, तो कैसे क्या उसको किस प्रकार से मतलब कौन से सब्सटेंस से अपन क्लीन करेंगे, तो आपको क्लोरीन ब्लीच जो है वो आंसर में कर देना है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन ब्लीच इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग ब्लड स्पिल्स को क्लीन करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट आता है आपका क्लोरीन ब्लीच। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एन एडल्ट who is disoriented, confused and unable to answer simple questions currently is admitted, which action is of highest priority। देखिए एक पेशेंट है जिसको डिसओरिएंटेशन हुआ है, कंफ्यूज्ड है और वो आपके सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देने में अनेबल है। आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, पेशेंट जो है वो आपको नहीं बताएगा अपना नाम, यानी कि वो क्या है, डिसओरिएंटेड है और कंफ्यूज्ड है। और जो भी आप सिंपल से सवाल आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, कितने बजे हैं, मतलब कुछ भी आप पूछ रहे हो जो सिंपल से क्वेश्चंस है उनके जवाब वो नहीं दे रहा है। ऐसा पेशेंट आपके पास में है और वो एडमिट हुआ है। अब आपको ये पूछा गया एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, कौन सा एक्शन आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर परफॉर्म करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन ऑब्टेन ए साइकेट्रिक कंसल्ट, आप साइकेट्रिक कंसल्ट ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट चेक द क्लाइंट्स ग्लूकोज लेवल, आप ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे। नेक्स्ट रिस्टेन द क्लाइंट, पेशेंट को रिस्टेन करेंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्टर लोराजिपाम, लोराजिपाम टैबलेट आप क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। तो देखिए आपको डॉक्टर तो बनना ही नहीं है तो दोनों ऑप्शंस आपके कट हो जाएंगे। डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करेगा आपको मेडिसिन, रिस्टेन आपको नहीं करना है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो ही करना है। तो ये काम भी आपको नहीं करना है, तो ये तो दोनों ही डॉक्टर का काम है, ये तो आपको करना ही नहीं है। नेक्स्ट दो ऑप्शंस आपके सामने बचते हैं। तो साइकेट्रिक कंसल्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को जो हाईएस्ट प्रायोरिटी एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको देनी है वो क्या है,
चेक द क्लाइंट्स ग्लूकोज लेवल, पेशेंट का जो ग्लूकोज का लेवल है वो आपको चेक करना है। ये जो साइन एंड सिम्टम्स बताए जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर इस पेशेंट के, वो हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया का आपको ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिमेंबर, याद रखिएगा, फिजियोलॉजी बिफोर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से पहले क्या होना चाहिए, फिजियोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है, मतलब फिजियोलॉजी पहले होनी चाहिए साइकोलॉजी के बजाय। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया गया, द साइन एंड सिम्टम्स द क्लाइंट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग कुड बी कॉज्ड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ऐसे साइन सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ए ब्लड शुगर टेस्ट इज इजी टू परफॉर्म विथ वेरी रैपिड रिजल्ट, ब्लड शुगर टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने में इजी भी होता है और रिजल्ट जो है वो जल्दी से आ जाता है, रैपिडली आ जाते हैं। तो ये एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका सबसे पहला काम होता है, ऐसा पेशेंट जब भी आए तो ये हाइपोग्लाइसीमिया को इंडिकेट कर रहा है तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये पीडिया का सवाल है। देखिए क्या पूछा गया है, ए मदर was brought her 9-month-old baby to the physician office for a well baby visit। देखिए एक महिला है जो अपने 9 महीने के बेबी को फिजिशियन ऑफिस में लेकर आई है वेल बेबी विजिट के लिए। अब देखिए आगे क्या पूछा गया, बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ normal growth and development, the nurse would expect that the ability the child has acquired most recently is which of the following। देखिए जो नर्सिंग ऑफिसर है या फिर एज ए नर्स आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपने मतलब नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चे का उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स पता है, तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है कि 9 महीने का बच्चा है, वेल बेबी क्लिनिक पे आया है या फिर वेल बेबी विजिट के लिए आया है। तो एज नर्सिंग ऑफिसर आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस बच्चे के अंदर फिलहाल अभी हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है सिटिंग अप अनसपोर्टेड, कि जो बच्चा है वो सिटिंग रहेगा बिना सपोर्ट के। नेक्स्ट रोलिंग ओवर विदाउट हेल्प, रोलिंग ओवर रहेगा बच्चा बिना किसी हेल्प के। नेक्स्ट होल्डिंग हेड अप विदाउट असिस्टेंस, बिना असिस्टेंस के जो है हेड को होल्ड करेगा बच्चा। नेक्स्ट है स्माइलिंग इन प्रेजेंस ऑफ फैमिलियर फेस, जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको देखकर बच्चा क्या करेगा, स्माइल करेगा। तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने भी ऑप्शन फर्स्ट लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। 9 महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है तो बच्चा जो है वो बैठ सकता है बिना किसी सपोर्ट के, मतलब आपको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद बैठ जाएगा। तो ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 9 महीने के बच्चे के अंदर हो जाता है। अब देखिए रोलिंग ओवर विदाउट हेल्प, ये जो है 5 मंथ के अंदर हो जाता है। बेबी जो है अपने जो हेड है उसको होल्ड कर सकता है बिना किसी असिस्टेंस की, तो ये कर सकता है 3 मंथ बाद में, यानी 3 मंथ के बाद में हेड होल्डिंग जो कैपेसिटी है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। स्माइलिंग की बात करते हैं तो बच्चा जो है 6 टू 8 वीक 6 टू 8 मंथ 6 से 8 महीने पे बच्चा जो है घर वालों को देखकर स्माइल करने लग जाता है। तो ये कुछ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेकर आपको जो सवाल पूछे जाते हैं, इनमें से हो सकता है आपको स्माइलिंग के बारे में पूछ लिया जाए या फिर आपको पूछ लिया जाए कि बिना किसी सपोर्ट के हेड जो है कब होल्ड करने लग जाता है बच्चा, तो आपको 3 मंथ कर देना है। रोलिंग ओवर विदाउट हेल्प जो है 5 मंथ पे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है एज इट इज, और हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बना के आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए मोस्ट जो चिल्ड्रंस है सिट अनसपोर्टेड एट अबाउट 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ही वैसे बिना सपोर्ट के बच्चे बैठने लग जाते हैं। तो यहाँ पे तो 9 महीने के बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बैठता है आपका बिना किसी सपोर्ट के बच्चा सिट डाउन हो सकता है या बैठ सकता है। नेक्स्ट देखिए जो रोल ओवर है बिना किसी हेल्प के, वो 5 मंथ पे बच्चा करने लगता है। नेक्स्ट जो हेड है उसको होल्ड करने लगता है 3 मंथ पे, और जो स्माइल है वो 6 टू 8 वीक पे, यहाँ पे 6 वीक है, 6 टू 8 वीक पे वैसे सोशल स्माइलिंग जो होती है, सोशल जो स्माइलिंग होती है वो 6 टू 8 वीक पे ही डेवलप हो जाती है। ठीक है, 2 टू 8 मंथ नहीं है वो 6 टू 8 मंथ नहीं है, 6 टू 8 वीक है। ठीक है, 6 टू 8 वीक पे जो है सोशल स्माइलिंग आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
A mother calls the pediatrician office stating that her 15-month-old son received an MMR vaccine yesterday. Today, the site of the injection is red, warm, and puffy. What is the best action for the nurse to take? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एम्स नॉट सेट में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पीडियाट्रिशियन ऑफिस में आई है एक मदर और वो अपने 15 महीने के बच्चे को लेकर आई है, जिसको कल क्या लगवाया था, उसने एमएमआर का टीका लगवाया था। पिछले दिन उसने टीका लगवाया और वो आज आई है और वो बता रही है कि जो इंजेक्शन साइट है वो रेड, वार्म एंड प्यूफी हो रखी है। तो ऐसा सिम्टम्स आपने वहाँ पे देख भी लिए हैं। अब एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका बेस्ट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन देखिए, ये सवाल एम्स नॉट में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। Report the symptom to the physician as an adverse reaction. Next, suggest the mother apply a warm compress every 2 hours. Next, advise the mother to give her son baby aspirin. Next, explain to mother that this is an expected response. बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन फोर्थ। ये जो रेस्पॉन्स है, ये जो भी आपने महिला जो आई है जिस बच्चे के रेड, वार्म एंड प्यूफिनेस हो रखे इंजेक्शन साइट पे, तो ये क्या है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। मतलब ये नॉर्मल रेस्पॉन्स है, कोई घबराने वाली, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये सबसाइड हो जाएंगे 1-2 दिन बाद। लेकिन यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो आपका एक्शन रहेगा वो यही रहेगा, मदर को एक्सप्लेन करना है कि ये जो रेस्पॉन्स है वो क्या है, एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही बच्चे को एस्पिरिन देने की जरूरत है। ठीक है, वार्म कंप्रेस नहीं करना है, अगर जरूरत पड़े तो आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वार्म कंप्रेस नहीं करना है। चलिए यहाँ पर रैशनल में और देखते हैं। मोस्ट वैक्सीन कैन कॉज माइल्ड स्किन रिएक्शन। कुछ वैक्सीन, जो भी मोस्ट वैक्सीन है, जितनी भी वैक्सीन है उनकी वजह से स्किन रिएक्शन जो है हल्की फुल्की हो सकती है, माइल्ड बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड एंड नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। इसके बारे में कोई कंसर्न लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल है। द मदर could safely apply a cold compress या फिर cold compress if she wants to, although it is not necessary। बाकी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो आप कूल कंप्रेस कर सकते हैं, वार्म कंप्रेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़े तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, वार्म कंप्रेस कुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो वार्म कंप्रेस तो करना ही नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एस्पिरिन देनी नहीं है बच्चे को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the nurse is caring for an adult who has atrial fibrillation and osteoporosis. Atenolol is prescribed. The nurse should expect that this medication was prescribed too. देखिए, एक पेशेंट है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है और ऐसे पेशेंट को आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर कैरी कर रहे हैं या फिर केयर दे रहे हैं। ऐसे इस पेशेंट को क्या किया है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है एटेनोलॉल। अब आपको क्या पूछना चाह रहा है कि ये जो मेडिकेशन दी गई है एटेनोलॉल, इस मेडिकेशन का नॉर्मल कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आप देखकर बताएंगे कि ये ड्रग जो है वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डिक्रीज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जो बीपी है वो जो बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कम नहीं होगा इससे, मतलब ये भी गलत बात है, इसका कोई ये एक्शन नहीं है, इससे हम पता नहीं कर सकते इसका। नेक्स्ट, रिलीव पेन, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट जो बचता है वो आपका है ऑप्शन फोर्थ, ये आपका सही जवाब है। हार्ट रेट जो बढ़ रही थी वो स्लो हो जाएगी, किसकी वजह से, एटेनोलॉल की वजह से। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हार्ट रेट को स्लो करने के लिए डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया था, एटेनोलॉल। तो एटेनोलॉल का एक्सपेक्टेड जो रोल है वो क्या है, हार्ट रेट को स्लो करना। तो ये आप देखकर पता कर सकते हैं कि मेडिकेशन इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, atenolol will slow the heart rate. The client has atrial fibrillation. Atenolol will lower blood pressure, but there is no indication this client हैज़ हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि जो एटेनोल है वो ब्लड प्रेशर को कम तो करती है, लेकिन ये कोई प्रॉपर इसका इंडिकेशन नहीं है। मेन जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, हार्ट रेट को स्लो करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। A client is admitted with right lower quadrant pain, nausea and temperature of 100 degree Fahrenheit. What does the nurse expect will be done initially? देखिए, एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है अभी भी
और उस पेशेंट को जो दिक्कत है वो क्या है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन मतलब आप समझ गए होंगे किस बीमारी की बात हो रही है। नहीं समझे तो आगे और देख लीजिए। नोजिया से आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, नोजिया भी हो रखा है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये जो राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है आपके अपेंडिसाइटिस को। किसको, अपेंडिसाइटिस को। टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन भी हो रहा है, साथ में नोजिया हो रखा है। तो ये पेशेंट है किसका, अपेंडिसाइटिस का। अब देखिए आगे क्या पूछा गया, What does the nurse expect will be done initially? इस पेशेंट में इनिशियली आप क्या करेंगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, क्या आप करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन का आप एक्सरे करवाएंगे, तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डी पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन, डी पाल्पेशन आप एब्डोमेन को करेंगे, तो ऐसा भी काम आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट ब्लड डाउन फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी के लिए आप ब्लड जो है वो सैंपल लेंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैप वाटर एनिमा, एनिमा आप नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो इनिशियली एक्शन होगा वो क्या होगा, ब्लड जो है सैंपल आपको लेना है, जिससे कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच हो सके, जिसमें डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी इस पेशेंट में क्या होगी, एलिवेटेड रहेगी, ठीक है। मतलब अपेंडिसाइटिस में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, तो सीबीसी जो है उसके लिए अपन को क्या करना है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, ये आपका इनिशियल एक्शन रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे द सिम्टम्स सजेस्ट दैट द क्लाइंट में हैव अपेंडिसाइटिस, पेशेंट को क्या हुआ है, अपेंडिसाइटिस। ब्लड विल बी ड्रॉन फॉर सीबीसी, ब्लड का सैंपल लेना है सीबीसी के लिए। एंड एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल काउंट इज सजेस्टिव ऑफ अपेंडिसाइटिस, यानी सीबीसी जब करवाएंगे पेशेंट की तो डब्ल्यूबीसी भी बढ़ी हुई आएगी, मतलब पेशेंट को क्या हुआ है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, वो सजेस्ट करेगा अपेंडिसाइटिस को। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन में बी ऑर्डर्ड। देखिए एक्सरे हम एब्डोमेन का नहीं करवाते, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। अपेंडिसाइटिस है, सीटी स्कैन हम करवा सकते हैं, एक्सरे नहीं करवाएंगे, एक्सरे जो है वो ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डी पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन एंड टेप वाटर एनिमा कुड कॉज रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स इफ द क्लाइंट हैज अपेंडिसाइटिस। देखिए आपको डी पाल्पेशन नहीं करना है एक तो एब्डोमेन का, ना ही आपको टेप वाटर एनिमा देना है, क्योंकि इनकी वजह से क्या हो सकता है, अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है, और अपेंडिसाइटिस ऑलरेडी हो रखा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, जो आपके लायक काम हो वही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्लड का सैंपल लेके सीबीसी जांच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, lithium carbonate is prescribed for an adult, the nurse knows the client is most likely to have which condition। देखिए एक पेशेंट जो है उसको लिथियम कार्बोनेट प्रेस्क्राइब की गई है। अब देखिए यहाँ से दो सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो लिथियम है उसके कौन सी फॉर्म जो है वो एज ए ड्रग के रूप में काम में ली जाती है। तो वहाँ पे लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोक्साइड, इस प्रकार से मतलब अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर भी आंसर में क्या करना होगा, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। ध्यान रखना केमिकल कंपाउंड का नाम आपको पूछा जा सकता है। तो लिथियम जो कार्बोनेट है वो देते हैं हम किस कंडीशन में, मेनिया की कंडीशन में। फिलहाल यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि एक पेशेंट जो है उसको लिथियम कार्बोनेट दे रहे हैं, तो इसको कौन सी कंडीशन डेवलप हो रखी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट डिप्रेशन, नेक्स्ट मैनिया, नेक्स्ट स्किज़ोफ्रेनिया, नेक्स्ट पैरानिया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, मैनिया। लिथियम कार्बोनेट मैनिया के पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट is hospitalized for heart failure, hydrochlorothiazide and digoxin are prescribed, what laboratory test should the nurse monitor because the client is taking these medications। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ही हम स्नोर सेट में आपको देखने को मिलेंगे, डीएसएसबी में देखने को मिलेंगे, और ईएसआईसी में भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक लीग में आपको मिलेंगे, जो कि आपको याद करने ही करने हैं। देखिए पेशेंट एडमिट हुआ हार्ट फेलियर का, और हार्ट फेल उसका हो रखा है, पेशेंट को दवाइयाँ चल रही है कौन सी, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड डाइजोक्सिन, ये प्रेस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा। अब आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करना है, लेबोरेटरी टेस्ट करना है, इस पेशेंट में क्या करना है, लेबोरेटरी टेस्ट करना है, क्योंकि पेशेंट को ये ड्रग्स चल रही है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड डाइजोक्सिन। तो आप क्या चेक करेंगे लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर, पहला है सीबीसी एंड डिफरेंशियल, नेक्स्ट सीरम क्रिएटिनिन एंड BUN, नेक्स्ट कार्डियक एंजाइम्स, नेक्स्ट सीरम इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। और हो सकता है यहाँ पे आपको जो है कुछ एलिमेंट्स के नाम दे दे,
जैसे सोडियम का आपको नाम दे दे, पोटेशियम का आपको नाम दे दे, क्लोराइड का आपको नाम दे दे, है ना। ऑप्शन में इस प्रकार से मिल सकता है। तो फिर आपको पोटेशियम में जो है अपना आंसर कर देना है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में भी मोस्टली क्या देखते हैं अपन, पोटेशियम का लेवल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड इज ए पोटेशियम डेप्लेटिंग डायूरेटिक है। ये हाइड्रोक्लोरथाइजाइड का है, पोटेशियम डेप्लेटिंग डायूरेटिक है। तो हम पोटेशियम का लेवल चेक करते हैं हाइड्रोक्लोरथाइजाइड जब भी पेशेंट को देते हैं तो। ठीक है, द रिस्क फॉर डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीजेज व्हेन द सीरम पोटेशियम इज लो। डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से पोटेशियम का लेवल लो हो सकता है, और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड वैसे भी लो कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, अगर ये दोनों मेडिकेशन चल रही है तो इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स अपने को क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर चेक करना है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन सवाल बहुत ही अच्छा है। ये आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। देखिए क्या पूछा गया। द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एडल्ट हु वाज एडमिटेड फॉर ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। एक ऐसा पेशेंट एडमिट हुआ है जो कि ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट से सफर हुआ है, यानी कि ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट उस पर्सन का हुआ है और वो एडमिट हुआ है। उस पेशेंट के आप क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। आगे देखिए, द क्लाइंट हैज सेवरल लैसरेशंस दैट वीआर sutured in the emergency room and the fractured legs that has been casted। मतलब बहुत सारे लेसरेशंस बने हैं। सीधी सी बात है, एक्सीडेंट हुआ है तो लेसरेशंस भी बने होंगे और फ्रैक्चर भी हुआ होगा। तो जहां पर फ्रैक्चर हुआ है वहां पर तो कास्ट अप्लाई की हुई है, उस लेग पे क्या की हुई है, कास्ट अप्लाई की हुई है। और जहां भी ज्यादा लेसरेशंस बने हुए थे वहां पे सूचर भी लगे हुए हैं। अब देखिए आगे की कहानी। द बेसलाइन वाइटल साइन आर। जो बेसलाइन मतलब नॉर्मली जो वाइटल साइंस होने चाहिए ऐसे पेशेंट्स में वो कितने होने चाहिए, 120/72। पल्स जो है वो 76, रेस्पिरेशन 16। ये जो है बेसलाइन जब पेशेंट को लाया गया था या फिर पेशेंट जब एडमिट हुआ उस दौरान उसके वाइटल साइंस देखने को मिले हैं। 1 आवर आफ्टर अराइविंग ऑन द यूनिट, जैसे ही उस पर्सन को 1 घंटा हुआ वहाँ पे आए हुए, उसके फिर से वाइटल साइंस चेक किए गए। वाइटल साइंस चेक करने पे आपको फाइंड आउट हुआ कि जो ब्लड प्रेशर है वो 108/68 है। पल्स जो है वो बढ़ी हुई है, 90 है। रेस्पिरेशन भी बढ़ा हुआ है, 22 है। तो द नर्स मोस्ट करेक्ट इंटरप्रेट्स दीज रिजल्ट्स टू मीन दैट द क्लाइंट में बी डेवलप विच कंडीशन। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि ये जो आपने वाइटल साइंस देखे, देखिए जो नॉर्मली जब पेशेंट आया था तो ऐसे वाइटल साइन थे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, पल्स भी नॉर्मल थी, रेस्पिरेशन भी नॉर्मल थी। लेकिन 1 घंटे बाद में जब आपने चेक किया तो ब्लड प्रेशर जो है अचानक से ड्रॉप आउट हुआ सडनली, पल्स जो है वो बढ़ गई, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गई। तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है आपका शॉक, नेक्स्ट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, नेक्स्ट पैनिक अटैक, नेक्स्ट ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो ये तो दोनों ही नहीं है। इंक्रीज आईसीपी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घटता नहीं है, तो ये भी नहीं है। So, ये यहाँ पे जो डेवलप हो रही है कंडीशन वो हो रही है शॉक की। पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, मतलब जो पल्स है वो भी बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन भी बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब पेशेंट शॉक के कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो आपका सही जवाब हो जाएगा। इन शॉक द सिस्टोलिक प्रेशर ड्रॉप्स फास्टर देन द डायस्टोलिक। जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसके बजाय सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा फास्टली ड्रॉप आउट होता है शॉक की कंडीशन में। एंड द पल्स एंड रेस्पिरेशन इंक्रीज कॉजिंग ए नैरो पल्स प्रेशर। पल्स और रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से नैरो पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ेगा एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो सेम रह सकता है या फिर थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। एंड द सेम और डिक्रीज, और हो सकता है ये कम भी हो जाए, सेम भी रह जाए। ठीक है, तो ये जो डायस्टोलिक है वो तो कम रहेगा लेकिन सिस्टोलिक बढ़ता है, ठीक है, कम नहीं होता है। कॉजिंग वाइडन ब्लड प्रेशर, जो सॉरी पल्स प्रेशर जो है वो वाइडन रहेगा इसमें। नेक्स्ट पैनिक अटैक वुड कॉज द ब्लड प्रेशर एंड पल्स एंड रेस्पिरेशन इन इंक्रीज। मतलब तीनों ही कंडीशंस क्या होगी, पैनिक अटैक के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। अगर पैनिक अटैक किसी पर्सन पे होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, पल्स भी बढ़ जाएगी और रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी। देखिए नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया occurs in person who having spinal cord injuries at T6 and higher and is characterized by hypertension, headache, blood vision, nausea that is very unlikely in this client।
यानी कि अगर ऑटोनोमिक हाइपर रिप्लेक्सिया पर्सन को होता है तो ये जो ऑटोनोमिक हाइपर रिप्लेक्सिया वो कब होता है, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो। और कहाँ की इंजरी, T6 या इससे अबव की इंजरी होती है तो पर्सन को ऑटोनोमिक हाइपर रिप्लेक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है। और ये कंडीशन अगर पर्सन को डेवलप होगी तो साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, हाइपरटेंशन, हेडेक, ब्लड विजन एंड नोजिया। तो यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा इसमें भी, ठीक है, कम नहीं मिलेगा। तो कम किस में मिलेगा, सिर्फ शॉक की कंडीशन में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, द नर्स इज caring for a woman admitted with heart failure. The client has an IV running at 125 ml per hour. The clients call the nurse stating she is having difficulty breathing. The nurse observes that she is short of breath and in distress. What should the nurse do initially? देखिए, एक महिला है जो हार्ट फेलियर की पेशेंट है और वो एडमिट हो रखी है, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या कर रहे हैं, उसको केयर दे रहे हैं। केयर जब आप दे रहे हैं तो उस पेशेंट को क्या चल रहा है, आईवी फ्लूइड चल रहा है 125 ml पर हावर के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, पेशेंट जो है वो नर्स को बताता है कि अभी मेरे को जो कंप्लेन है, यानी कि जो मेरे को दिक्कत हो रही है, वो कौन कौन सी हो रही है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में मेरे को दिक्कत हो रही है। तो ये नर्स को पेशेंट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट द नर्स ऑब्जर्व दैट्स, अब जब नर्स ने इस पेशेंट को ऑब्जर्व किया तो उसने फाइंड आउट किया कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और पेशेंट डिस्ट्रेस की कंडीशन में जा रहा है। अब यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे, सबसे पहला एक्शन आपका क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन, स्लो द आईवी एंड राइज द हेड ऑफ द बेड। नेक्स्ट है कॉल द फिजिशियन। नेक्स्ट टेक द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट नोटिफाई द चार्ज नर्स। तो देखिए, चार्ज नर्स को नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही ब्लड प्रेशर आपको लेने की जरूरत है, ना ही फिजिशियन को बताने की जरूरत है। दिक्कत हुई है तो दिक्कत को मैनेज करना आपको आना चाहिए, जो दिक्कत हुई है इसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो आईवी फ्लूइड चल रहा है 125 ml पर हावर के हिसाब से, इसको क्या कर देना है, स्लो कर देना है। आईवी लाइन से जो भी फ्लूइड चल रहा है उसको स्लो करना है और पेशेंट को राइज करना है हेड ऑफ द बेड। बेड से थोड़ा सा हेड को राइज करना है, थोड़ा सा ऊपर उठा देना है, ठीक है। तो ये पोजीशन उस पेशेंट को दे देनी है। तो इसमें जो है पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है वो नहीं होगी, यानी कि सेमी फॉलोअर पोजीशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आईवी जो फ्लूइड चल रहा है उसको स्लो करके और पेशेंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन दे देना है, जिससे कि रेस्पिरेशन डिफिकल्टी ना हो। तो दोस्तों, ये था ईपीएल सेकंड। जल्द ही आपको ईपीएल थर्ड मिलेगा और उसके बाद अपन फोर्थ भी पढ़ेंगे। ऐसे करते करते बहुत सारे ईपीएल हम पढ़ते जाएंगे। हर एक ईपीएल का आपको आनंद लेना है, हर एक के क्वेश्चंस को आपको याद करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको ईपीएल में बताए जाएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही होंगे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो को लाइक करके, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लेना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों ईपीएल थर्ड के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।